हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सिविल ड्रीम में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज एपीएमसी एक्ट। एपीएमसी एक्ट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले अभी गवर्नमेंट ने जो 3 विधेयक लेके आई है उसके बारे में हम क्रमवार और उसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला है हमारा आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक ये तो 1 अप्रैल 1955 में गवर्नमेंट लेके आई थी। इसका लाने का मेन उद्देश्य यहाँ था कि जो मार्केट में जो आवश्यक वस्तुएं होती है उनकी कालाबाजारी बढ़ती रहती थी। इससे भाव में बढ़ोतरी हो जाती थी, जिससे महंगाई बढ़ जाती थी। तो उनको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट अपने पास अपना स्टॉक रखती थी, ताकि जब भी इस टाइप के रेट फ्लक्चुएट होता है तो उनको रिलीज करके वो मार्केट में उसको स्टेबलाइज करती थी, ताकि भाव ना बढ़े चीज़ों का और एक समान रेट बना रहे। इसलिए इसका इसका मेन उद्देश्य था। लेकिन अब जो संशोधन कर रही है, यहाँ पे आपने देखा होगा विधेयक, आ, संशोधन विधेयक, ठीक है। ये तो यहाँ पे जो है ये 1955 में लेके आ गई थी गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पे क्या है, संशोधन विधेयक 2020 में अभी गवर्नमेंट अध्यादेश के द्वारा लेके आई। वैसे अध्यादेश बता देता हूँ, अध्यादेश क्या होता है कि राष्ट्रपति द्वारा लाया गया सीधा कानून जो होता है वो अध्यादेश होता है। वो डायरेक्टली कानून बन जाता है। लेकिन यदि सत्र चालू होता है तो आपको 6 हफ्तों के भीतर, सत्र होने की चालू होने के 6 हफ्तों के भीतर आपको लोकसभा एवं राज्यसभा में उसे पारित करना आवश्यक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि अभी जो गवर्नमेंट ने जो ये संशोधन लेके आई, इसमें इसमें संशोधन का मुख्य पॉइंट यहाँ है कि अब कोई सी भी वस्तु को आप कितना भी स्टॉक कर सकते हो, उसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। अच्छा, इससे ये थोड़े चांसेस बढ़ने के हैं कि इससे कालाबाजारी बढ़ जाएगी, भाव में एक बड़े बड़े लेवल पे बढ़ोतरी दिखेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये चिंता का विषय है। लेकिन गवर्नमेंट का यह कहना है कि यदि इमरजेंसी है या युद्ध की स्थिति होती है तो ऐसे समय पे पूरी कंट्रोलिंग गवर्नमेंट के पास रहेगी उसकी। बाकी नॉर्मली इसमें आपको कोई भी रोक टोक नहीं है, कितना भी स्टॉक कर लो, ठीक है। तो आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक के मुख्य पॉइंट से दूसरे पे हम बात करेंगे। मूल आश्वासन पर किसान बंदोबस्त और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा बिल, ठीक है। इसके बारे में देखो, नाम बड़ा है, इसको थोड़ा इसका मुख्य पॉइंट बता देता हूँ मैं आपको कि ये क्या बोलना चाह रहा है। कि जो फसल जो हम बोते हैं, ठीक है, उसके पहले ही हम व्यापारी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे कि भैया मैं अपनी जो फसल है इस रेट पे दूंगा। हाँ, इस पे हमको कोई बाध्य नहीं रहेंगे, हम अपनी इच्छा से स्वेच्छा से ही ये अगर करना चाहें तो इस टाइप का हम उससे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी बोलते हैं। यूरोपियन कंट्री है होती है, वहाँ पे ये बड़े लेवल पे हो रही है, ठीक है। तो ये अपने आप में एक नया टाइप का संशोधन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक। इस विधेयक का मेन उद्देश्य यहाँ है कि जो एपीएमसी मंडियाँ होती है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी जो होती है, जिसे कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य बोलते हैं, ठीक है। इन मंडियों के बाहर भी किसान अपना माल बेच सकता है। पहले ऐसा था कि इन मंडियों के बाहर नहीं। एक्चुअली क्या होता था, एपीएमसी मंडियों की जरूरत क्यों पड़ी, मैं इसका थोड़ा सा आपको इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। एपीएमसी क्या है, कृषि उपज विपणन समिति कानून और उसकी समस्याएं, ठीक है। इस मंडी ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो ये कि एपीएमसी की जरूरत क्यों पड़ी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में मजदूर और किसान वर्ग, जो छोटे लेवल के किसान हैं, उनके साहूकार और जो बड़े बड़े जमींदार हैं, उन्हें शोषण करना स्टार्ट कर दिया। उनसे बड़े दाम पे, उनसे कम दाम पे उनकी खेती जो फसल खरीदने लगे एवं और बड़ा मुनाफा कमाने लगे। और कहीं उनके कहीं कोई ब्याज में उसके ब्याज के चक्कर में आ गया है, या बहुत सारे ऐसे। तो इससे क्या है कि सुसाइड के केस बढ़ने लगे। तो गवर्नमेंट ने एक एपीएमसी कानून लेके आया, जिसका दायरा है कि हर एक जिले में या हर एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के तहत मंडियाँ स्थापित की गई, जिसे
हम बोलेंगे एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग मार्केटिंग कमेटी। ये पूरा आपको जितने भी किसान लोग हैं वो एक पर्टिकुलर सिस्टम के तहत यहाँ पे अपनी फसल को बेच सकते हैं, और इसमें इनका एक पूरा सेटअप होता है, उसके तहत यहाँ पे आप आपके माल को बेच सकते हो। तो कुल मिला के ये कह सकता हूँ कि जो साहूकार थे और व्यापारी के नियंत्रण या इनके चुंगल से बचाने के लिए एपीएमसी क्या को गवर्नमेंट को लाना पड़ा। ठीक है, ठीक है। अभी हाल ही में कर्नाटक ने विपक्षी दलों के ने अपोज किया, उसके बाद भी एपीएमसी अध्यादेश जो गवर्नमेंट लेके आई है इसको मंजूर दे दिया। एपीएमसी में क्या है, देखो अभी जो मेन जो मैंने बताया आपको, इसमें क्या चेंजेस किया है उन लोगों ने कि अब आप बाहर भी एपीएमसी के बाहर भी आपकी फसल को बेच सकते हो। ठीक है, ये एक मेन है, मेन पॉइंट है ये। आप उसके बाहर भी बेच सकते हो। इससे क्या होगा, इससे बाजार तक किसानों की पहुंच, एक्चुअली क्या है कि अभी क्या है, हम मंडी तक ही सीमित रहते थे। अगर हम बाहर बेचेंगे तो इससे बाजार तक किसानों की पहुंच, सुविधाओं में सुधार होगा। संशोधन का कदम किसानों के हितों की रक्षा के लिए किया गया है, जिससे वहाँ कर्ज के बोझ में ना फंसे और बिचौलिए। एक्चुअली क्या होता है, क्या है कि आज भी हमारे हमारे देश में एपीएमसी इतना सक्सेस नहीं हुआ है। इसका मेन कारण ये रहा कि वहाँ के जो मार्केटिंग जो चुनाव होते हैं, मंडियों में सदस्य होते हैं वो, और उनके जो किसान जो बिचौलिए होते हैं उनके बीच साठ गांठ हो जाती है ये सारी चीज़ें। तो ये उनका किसानों का रेट कम रेट पे खरीदते हैं, और जो रिटेलर होते हैं, उपभोक्ता और होते हैं, जो होलसेलर होते हैं, उनको बड़े लेवल पे बेचते हैं। तो काफ़ी मुनाफा, जो बड़ी रकम जो है मुनाफे की, वो व्यापारी वर्ग कमा के लेके चला जाता है। लेकिन किसानों की स्थिति आज भी वही की वही है। और एक नई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग केवल ओवरऑल जो कंट्री जो किसान हैं, जिनका केवल 6% ही इस टाइप का जो एमएसपी होता है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस पे अपनी फसल को बेच रहा है। तो कृषि विपणन का अर्थ उन समस्त क्रियाओं से लगाया जा सकता है। कृषि विपणन का अर्थ उन समस्त क्रियाओं से लगाया जा सकता है जिनके माध्यम से कृषि उपज को उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा सके। देखो सारा कुछ कुल मिला के कि एपीएमसी में जो ड्रॉबैक है उनको दूर करने के लिए ही यहाँ पे ये दूसरा ऑप्शन खोला है गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट देखते हैं हम एपीएमसी के फीचर्स क्या है। ठीक है, क्या फीचर्स थे इसके। एपीएमसी एक्ट फीचर, इस अधिनियम के अनुसार राज्य को भूगोल और अन्य किसी प्रिंसिपल या उप बाजारों के आधार पर विभिन्न बाजार में विभाजित किया जाता था। इसमें क्या था कोई एपीएमसी में क्या है कि हर एक राज्य है उसको अलग अलग उप बाजारों में विभाजित किया जाता था। जब किसी भी विशेष क्षेत्र के बाजार को बाजार क्षेत्र के रूप में घोषित कर दिया जाता है तो विशेष क्षेत्र में बाजार समिति का अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। इसके बाद किसी अन्य व्यक्ति या एजेंसी को स्वतंत्र रूप से थोक विपणन गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाती है। एक पर्टिकुलर जो मंडी होती है उसके बाहर किसी बाहरी को उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर पाता है। अभी तक का जो सिस्टम जो था उसके बारे में बता रहा हूँ। बाजार समिति द्वारा प्रबंधित इन बाजारों का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ये बात भी सही है कि जो राज्य सरकार है यही इन जो बाजार समितियों द्वारा प्रबंधित बाजारों का जो बाजार हो रहे हैं इनका संचालन भी गठन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। और एक मार्केटिंग कमेटी होती है, इनके 10 से 20 सदस्य होते हैं, चुनाव होता है। ठीक है, और वो जो इनका जो लीडर होता है वो इनके बारे में फैसले लेते रहते हैं, मनोनीत होते हैं, और वो लाइसेंस का भी डिस्ट्रीब्यूशन वही लोग करते हैं। नेक्स्ट, बाजार समितियों द्वारा, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में कृषि उपज से संबंधित विभिन्न खरीद और वितरण गतिविधियों को करने के लिए विभिन्न कमीशन। अभी एक्चुअली क्या है कि जैसे कमेटी में चुनाव हुए हैं उसके बाद जो खरीदारी का है इनकी गतिविधियों को संचालित करने के लिए
जो कमेटी है वो विभिन्न एजेंटों को हायर करती है, ऑथोराइज्ड उनको लाइसेंस दिया जाता है और उसे बोलते हैं मार्केटिंग कमेटी। चुनाव होता है हर साल, देखा होगा आप लोगों ने की होती है। दूसरे शब्दों में लाइसेंस दिया जाता है और वही लोग खरीदते हैं एक्चुअली। लेकिन एपीएमसी का फेल होने का कारण ही यही रहा है कि ये जो है यहाँ पे बाजार समिति है, मार्केटिंग कमेटी है, इनके बीच और जो लाइसेंस जारी होते हैं इनके बीच कहीं ना कहीं सांठगांठ हो जाती है और किसानों का कम रेट पे ये प्राइस इनका, बहुत सारी चीज़ें रही है। हाँ, तो अब हम दोस्तों एपीएमसी सिस्टम में क्या क्या दोष है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आखिर क्या रीज़न रहा है इसके फेल होने की, कुछ जो कमियां रही है, ठीक है, ताकि गवर्नमेंट को वो नया संशोधन क्यों लाना पड़ा, उन सारे बिंदुओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे क्यों फेल रहा। तो पहला हमारा पॉइंट है, यह मार्केट कमेटी की जिम्मेदारी होती है। मैंने पहले बताया था पहली कि जो मार्केट कमेटी होती है, जो इलेक्शन के थ्रू 10 MP सदस्य जो सिलेक्ट होते हैं वो और उनके लीडर की जिम्मेदारी होती है कि एपीएमसी के में विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए बाजार क्षेत्रों में कमीशन एजेंटों या व्यापारी को अधिकृत करें। मीन्स कि जो व्यापारी है, लाइसेंसधारी व्यापारी, किसको देना है किसको नहीं देना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती थी, यहाँ मार्केट कमेटी की होती थी। उनको हायर करना, व्यापारी एजेंटों को हायर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग कमेटी की होती थी। और ये ही एक मेन इश्यू रहा है, मेन कारण रहा है एपीएमसी में संशोधन का। दूसरा, किसान केवल अपने कृषि उत्पाद केवल इन कमीशन एजेंटों को ही बेच सकता है, पर्सनल रिलेशन के माध्यम या नीलामी की प्रक्रिया के माध्यम से बेच सकता है। देखो इसमें क्या होता है कि जब सिलेक्टेड व्यापारी को ही व्यापार कमेटी, जो मार्केट कमेटी है, वो अपने ही बंदों को सिलेक्ट करती थी, अब उन्हीं को ही हमको बेचना है, ठीक है। हमारे पास सिलेक्टेड ऑप्शंस होते थे, ठीक है, और हमारा जो भी भाव है हमारी फसल का, उस पे ही हमको वो जो डिसाइड करते थे उसके बेसिस पे ही हमें अपना माल बेचना रहता था। तो एक ये यहाँ भी एक कमी का विषय रहा। एजेंट एक साथ मिलकर एक निर्धारित मूल्य से अधिक उत्पादन नहीं कर सकते, करने के लिए कार्टेल तैयार करती है। कार्टेल ये जुटा में वो आपस में डिसाइड कर लेते थे कि भैया हमें इतना ही बोली जो है लगाना है, कर सकते थे। आखिरकार किसान को लाभ देकर अपना मुनाफा बढ़ाते थे, इस टाइप से वो मुनाफाखोरी करते थे, ठीक है। नेक्स्ट, थोक व्यापारी जो होलसेलर होते थे और रिटेलर व्यापारी, इन एजेंटों, उनकी मजबूरी हो जाती थी कि इन एजेंटों से ही माल खरीदना है, उपज खरीदने के लिए मजबूर होते थे। फिर वे थोक विक्रेता को उपज बेचने के लिए कार्टेलाइजेशन की तकनीकी अपनाते थे, ठीक है। इसके कारण किसानों को अपनी उपज के लिए कम कीमत मिलती थी और अंत उपभोक्ता को उसी उपज को खरीदने के लिए अधिक पैसे चुकाने पड़ते थे, जो शायद तब नहीं होता था, एपीएमसी की स्थिति नहीं होती थी। एक्चुअली क्या है, देखो ये ओवरऑल बिंदु रहे हैं, एपीएमसी की खामियां कमियां कह सकते हैं। लेकिन अभी कुछ समय पहले कुछ वर्षों में जो बिहार गवर्नमेंट ने एपीएमसी खत्म किया था, लगभग वहाँ की सारी मंडियों का जो स्ट्रक्चर है पूरा डैमेज कर दिया था। एपीएमसी संशोधन वो भी लेके आए थे, लेकिन और उस टाइम पे कहा गया था कृषि एक्सपर्ट के द्वारा कि 5 साल में ये बिहार, पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ देगा। लेकिन आज भी उसकी माली हालत यही है, 8 से 9 साल हो गए हैं, कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पे माइग्रेंट की स्थिति वो बरकरार है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, किस टाइप से गवर्नमेंट इसको इम्प्रूव करती है, किस टाइप से लागू करती है, किस टाइप से इसको प्रभावी बनाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।